हेलो बच्चों, वेलकम टू स्टडी एनसीईआरटी। आप सभी का यहाँ स्वागत है। आज के पहले क्लास में जियोग्राफी जहाँ पढ़ाया जाएगा और ये कक्षा 6 की है। सौर मंडल में पृथ्वी इसका फर्स्ट चैप्टर है, उसे हम सब डिस्कस करेंगे अपने पहले क्लास में। और जिन बच्चों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उन सबसे आग्रह है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि हमारी आने वाली हर एक वीडियो आपके पास पहले पहुंचे। धन्यवाद। तो चलते हैं चैप्टर की ओर बच्चों। में पृथ्वी। सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। आसमान में पहले एक या दो बिंदु चमकते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ती जाती है। आप उनकी गणना नहीं कर सकते। संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है, जिनमें से कुछ चमकीले होते हैं और कुछ धुंधले। ऐसा प्रतीत होता है कि मानो आकाश में हीरे जड़े हों। इनमें से कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, लेकिन अगर आप इनको ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि इनमें से कुछ की टिमटिमाहट अन्य से अलग है। ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते हैं। यहाँ तारों की टिमटिमाहट के बारे में बताया गया है बच्चों कि कुछ कुछ तारे चमकते रहते हैं और कुछ उनकी टिमटिमाहट एक दूसरे से भिन्न होती है और कुछ कुछ चंद्रमा के समान भी चमकते हैं। इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं। यह लगभग समय समय पर अलग अलग आकार और स्थितियों में दिखाई पड़ती है। आप पूर्ण चंद्रमा को लगभग 1 महीने में एक बार ही देख सकते हैं। यह चंद्रमा वाली रात या पूर्णिमा होती है। तो यहाँ बताया गया है बच्चों कि हम 1 महीने में पूर्ण चंद्रमा को केवल एक ही बार देख सकते हैं और उस दिन को पूर्ण चंद्रमा वाली रात या पूर्णिमा कहते हैं। अब बताया गया है कि पूर्ण चंद्रमा वाली रात या पूर्णिमा के बाद 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख पाएंगे, मतलब चंद्रमा गायब हो जाएगी। यह नए चंद्रमा की रात या अमावस्या कहलाती है। जब पूर्ण चंद्रमा नहीं दिखाई देती है तो उस दिन को क्या कहते हैं बच्चों? अमावस्या। ऐसे रात में अगर आसमान साफ हो तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से कर पाएंगे। क्या आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं होता कि हम दिन के समय चंद्रमा और उन छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते? ऐसा इसलिए है क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख पाते। तो यहाँ बता दिया गया है क्वेश्चन भी और इसका साथ आंसर भी। तो क्वेश्चन क्या है बच्चों कि हम दिन को चमकीली वस्तुएं जैसे कि चंद्रमा को देख क्यों नहीं पाते? तो इसका आंसर ये है कि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम देख नहीं पाते। तो आगे बढ़ते हैं। सूर्य, चंद्रमा और तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाती हैं। आपसे पूछा जा सकता है डेफिनेशन कि बताइए खगोलीय पिंड किसे कहते हैं? तो यू विल आंसर दैट सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाती हैं। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले होते हैं और गर्म होते हैं। वे गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश होती है, जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। तारा का डेफिनेशन भी पूछा जा सकता है, सो याद रखिएगा। सूर्य भी एक तारा है। आपसे पूछा जा सकता है कि सूर्य क्या है? तो यू विल आंसर दैट इट इज अ तारा, मतलब ये एक तारा है। रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं, लेकिन हम में से बहुत दूर होने के कारण हम लोग उनकी ऊष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं कर पाते तथा वे अत्यंत ही छोटे दिखाई पड़ते हैं। यहाँ बताया गया है कि सूर्य के अलावा भी हम सब जो रात को देखते हैं वो सभी तारे होते हैं और उनकी ऊष्मा और प्रकाश को महसूस नहीं कर पाते क्योंकि वो बहुत ही दूर हैं।
और इसके कारण ही वे हमें छोटे प्रतीत होते हैं। आपने अवश्य देखा होगा कि कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई देती हैं। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहा हवाई जहाज कितना छोटा दिखाई देता है ना? रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। इन्हें नक्षत्र मंडल कहते हैं। ये नक्षत्र मंडल देखो, दो नक्षत्र मंडलों का नाम पूछा जा सकता है एग्जामिनेशन में। सो यू विल आंसर दैट अर्सा मेजर एंड बिग बियर। अर्सा मेजर और बिग बियर ये दोनों एक नक्षत्र मंडल ही है। बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है सप्तऋषि। सप्तऋषि मतलब सप्त अर्थात सात और ऋषि अर्थात संत। यह 7 तारों का समूह है जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है। यहाँ क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल कौन सा है, तो यू विल आंसर सप्तऋषि। और सप्तऋषि का अर्थ भी पूछ सकता है, जैसे कि सप्त अर्थात 7, ऋषि अर्थात संत। अपने परिवार या पड़ोस में किसी बड़े व्यक्ति से कहिए कि वह आपको आसमान में और अधिक तारों और ग्रहों तथा नक्षत्र मंडलों को दिखाए। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। उत्तरी जो तारा है उत्तरी दिशा को बताता है, इसे ध्रुव तारा भी कहते हैं। देखो बच्चों, प्राचीन काल में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे और इसको प्रूफ करने के लिए यहाँ पर डिफाइन भी कर दिया गया है कि उत्तरी दिशा को दिखाने के लिए हम उत्तरी तारा या ध्रुव तारे को प्रयोग करते हैं। यह आसमान में हमेशा ही एक स्थान पर होता है और हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को भी जान सकते हैं। तो चलिए, चित्र में जो बताया गया है कि सप्तऋषि मंडल के संकेतक तारों को आपस में मिलाते हुए एक काल्पनिक रेखा खींची जाए और उसे आगे बढ़ाया जाए तो यह ध्रुव तारे की ओर इंगित करता है। तो यहाँ पर चित्र 1.1 है और ये सप्तऋषि के 7 तारे हैं और ये है संकेतक तारे और यह है ध्रुव तारा। तो संकेतक तारों को एक रेखा में मिलाने पर, इसे आगे बढ़ाने पर यह ध्रुव तारे की ओर इंगित करता है, जैसे कि लिखा गया है और बताया भी गया है। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होता, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। आपसे ग्रह का डेफिनेशन पूछा जा सकता है बच्चों। सो यहाँ से आप लिखिएगा, कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं होता, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। ग्रह को अंग्रेजी में प्लैनेट कहते हैं बच्चों और ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई शब्द से ये बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक अर्थात चारों ओर घूमने वाला। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं एक ग्रह है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश और ऊष्मा सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है, जो पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूर से, जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होती है। यहाँ पर यह बताया गया है, जैसे कि हम पृथ्वी से चंद्रमा को देखते हैं तो चंद्रमा हम चमकती हुई प्रतीत होती है, वैसे ही यदि हम चंद्रमा पर खड़े हो जाएं और पृथ्वी को देखें तो हमें भी पृथ्वी चमकती हुई प्रतीत होगी। सोचो बच्चों, कितना मजेदार होगा वो। यहाँ आपके बुक में एक बताया गया है, ये सोलर सिस्टम का पूरा पिक्चर दिया गया है कि सूर्य और अन्य ग्रहों की स्थिति सौर मंडल में कैसे है। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि सूर्य केंद्र में स्थित होता है और उसके सबसे नजदीक बुध ग्रह होती है, जिसे अंग्रेजी में मरकरी कहते हैं। फिर बुध के बाद शुक्र आता है, वीनस, और उसके बाद हमारी प्यारी पृथ्वी आती है। पृथ्वी के बाद मंगल, और मंगल ये चारों ग्रह जो पत्थर और चट्टानों से बने हैं, उनको अन्य गैसीय ग्रहों से विभक्त करने के लिए यहाँ पे क्षुद्र ग्रह पट्टी भी मिलती है। ये क्षुद्र ग्रह पट्टी
गैसों से बने हुए ग्रहों को चट्टानों से बने हुए ग्रहों से अलग करती है। तो क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है बच्चों कि गैसीय ग्रहों और चट्टानों से बने ग्रहों के बीच कौन सी ग्रह पट्टी है? तो यू विल आंसर क्षुद्र ग्रह पट्टी। उसके बाद बृहस्पति जो हमारा सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है वो आता है। फिर शनि, शनि के चारों ओर 7 वलय पाए जाते हैं बच्चों। ये जो रिंग रिंग दिखाई दे रहा है इसको वलय कहते हैं। तो ये इसकी संख्या 7 होती है शनि के लिए। शनि को अंग्रेजी में सैटर्न कहते हैं। उसके बाद यूरेनस आ गया और फिर नेपच्यून। तो आगे बढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि बुध सूर्य के चारों ओर लगभग एक परिक्रमण और 88 दिन में और अपने अक्ष पर घूर्णन 59 दिन में करती है। देखो बच्चों यहाँ पे ना डाटा बेस्ड क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं क्योंकि यहाँ पे सिर्फ डेटा लिखा हुआ है। जैसे कि इनकी परिक्रमण कितने समय में हो गई, परिभ्रमण और घूर्णन कितने समय में हो गई, इन सभी का मतलब डेटा पूछा जा सकता है कि बता दीजिए कि बुध ग्रह कितने समय में घूमता है। तो यहाँ से आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 255 दिन में और अपने अक्ष पर घूर्णन 243 दिन में शुक्र करती है। हमारी प्यारी पृथ्वी जो 365 दिन में सूर्य का एक परिक्रमा पूरा करता है, इसको एक साल भी बोला जाता है हमारे यहाँ। और अक्ष पर घूर्णन 1 दिन में करती है। चंद्रमा की संख्या यहाँ लिखा गया है बच्चों। यहाँ पे उपग्रहों की संख्या लिखनी ज्यादा अच्छी होगी क्योंकि हमारे पृथ्वी की उपग्रहों की संख्या 1 है जिसका नाम चंद्रमा है। मंगल 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 सूर्य के चारों ओर परिक्रमण 687 दिन में और अपने अक्ष पर घूर्णन 1 दिन में करती है। मंगल के उपग्रहों की संख्या 2 है बच्चों। आप कमेंट में नाम बताइएगा इनका कि मंगल के उपग्रहों का, दोनों उपग्रहों का नाम क्या है। ये चारों ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल आंतरिक ग्रह कहलाते हैं। और आंतरिक ग्रहों के बारे में मैंने पहले भी बताया है इसमें कि सूर्य के बहुत नजदीक होते हैं और ये चट्टानों से बने होते हैं। ये जो ग्रह हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये सारे ग्रह आंतरिक ग्रह कहलाते हैं। तो आगे बढ़े बच्चों। बृहस्पति बृहस्पति सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह माना जाता है और यह सूर्य के चारों ओर परिक्रमण 11 साल 11 महीने में लगभग 12 महीने में करता है और अपने अक्ष पर घूर्णन 9 घंटे 56 मिनट में करता है। बृहस्पति के उपग्रहों की संख्या लगभग 53 है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बृहस्पति के चंद्रमा की संख्या अर्थात उपग्रहों की संख्या कितनी है? तो यू विल आंसर 53। शनि सूर्य के चारों ओर लगभग एक परिक्रमण 29 साल और 5 महीने में करता है। अपने अक्ष पर घूर्णन 10 घंटे 40 मिनट में करता है और इसके चंद्रमा की संख्या अर्थात उपग्रहों की संख्या लगभग 53 है। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बृहस्पति कौन कौन से 2 ग्रह हैं जिनके उपग्रहों की संख्या लगभग समान है। तो यू विल आंसर बृहस्पति और शनि। यूरेनस सूर्य के चारों ओर लगभग एक परिक्रमण 84 साल और एक घूर्णन 17 घंटे 14 मिनट में करती है। यूरेनस के उपग्रहों की संख्या लगभग 27 है। तो यहाँ से डेटा बेस्ड क्वेश्चन बहुत पूछे जा सकते हैं। नेपच्यून सूर्य के चारों ओर लगभग एक परिक्रमण 164 साल में करती है। अपने अक्ष पर घूर्णन 16 घंटे 7 मिनट में करती है और नेपच्यून के चंद्रमा की संख्या 13 है। तो ये बच्चों बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून इन चारों ग्रहों को बाह्य ग्रह कहते हैं जो सूर्य से बहुत दूर है और ये बहुत बड़े आकार के हैं और ये गैसीय और तरल पदार्थों से बने हैं। तो ये पेज भी हमारा क्लियर होता है और हम आगे बढ़ते हैं।
आसमान में देखने वाले चंद्रमा एक उपग्रह है। यह हमारे पृथ्वी का सहचर है तथा इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य के प्रकाश और ऊष्मा प्राप्त करते हैं। इनमें से कुछ के पास अपने चंद्रमा भी है, मतलब अपने उपग्रह भी हैं। यहाँ पर बताया गया है कि बच्चों सौर मंडल में कुल 8 ग्रह हैं और पृथ्वी के अलावा 7 ग्रह हैं। सूर्य से प्रकाश और ऊष्मा प्राप्त करते हैं, मतलब सौर मंडल में सूर्य प्रकाश और ऊष्मा का एकमात्र साधन सूर्य है। और कुछ ग्रहों के पास उनके अपने उपग्रह हैं और कुछ के पास नहीं है। आपसे पूछा जा सकता है कि इन किन 2 ग्रहों के पास अपने उपग्रह नहीं है, तो यू विल आंसर बुध एवं शुक्र। इन 2 ग्रहों के पास अपने उपग्रह नहीं है। सौर मंडल, सूर्य 8 ग्रह में कौन कौन से आएंगे बच्चों? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। उपग्रह मतलब उनके उपग्रह जो इन ग्रहों के उपग्रह हैं, और उन कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह, इनके बारे में आगे डिस्कस किया जाएगा, और उल्का पिंड मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं। इसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं, जिसका मुखिया सूर्य है। हर एक परिवार का मुखिया होता है, आपके भी परिवार में कोई ना कोई मुखिया जरूर होगा। ऐसे ही सौर मंडल मतलब सौर परिवार का मुखिया कौन है? सूर्य। सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा है और अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। हालांकि इसको हाइड्रोजन लिखना चाहिए कि हाइड्रोजन गैसों से बना हुआ है। इसका खिंचाव बल इससे सौर मंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौर मंडल के लिए प्रकाश और ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है, जैसा कि हमने पहले भी बताया था। लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं कर सकते, क्योंकि सबसे नजदीक का तारा होने के बावजूद यह हमसे बहुत दूर है। सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी पूछी जा सकती है बच्चों। सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी है, और सूर्य पृथ्वी से कितना दूर है? तो यू विल आंसर लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। सोचो बच्चों कितनी ज्यादा बड़ी है ना ये दूरी। हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार वे हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। इसे याद करने के लिए एक ट्रिक भी बताया गया है यहाँ पे बुक में। माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। M for Mercury, V for Venus, E for Earth, M for Mars, J for Jupiter, S for Saturn, U for Uranus and N for Neptune। तो आप इस ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, जो कि सही भी है। आगे बढ़ते हैं। सौर मंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घवृत्ताकार होते हैं और इनका नाम कक्षा कहलाता है। तो कक्षा का डेफिनेशन पूछा जा सकता है, और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो 8 ग्रह है वो सूर्य के चारों ओर किस रास्ते में चक्कर लगाते हैं, मतलब किस प्रकार का वो रास्ता है। तो यू विल आंसर दीर्घवृत्ताकार। दीर्घवृत्ताकार मतलब बड़े गोलनुमा। ठीक है। बुध सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है, जैसा कि पहले भी बताया गया है बच्चों। हम अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में 88 दिन लगाता है। सूर्य को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बन जाता है। आपसे पूछा जा सकता है कि किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है और क्यों? तो आप क्या आंसर करेंगे बच्चों? आप आंसर करेंगे क्योंकि इसका आकार और आकृति लगभग पृथ्वी के समान होती है। किसका? शुक्र का। शुक्र का आकार और आकृति लगभग पृथ्वी के समान होती है, इसलिए हम शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहते हैं। अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह के रूप में माना जाता था। ये प्लूटो ग्रह है। इससे पहले ना बच्चों ग्रह के रूप में ट्रीट किया जाता था, परंतु अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक अगस्त 2006 में यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड, जिनमें से
2003 यूबी 313 सीरस और प्लूटो, इन्हें बौने ग्रह कहे जाएंगे। अब ये जो प्लूटो ग्रह है उसे ग्रह ना कह के बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। तो ये याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कहीं से भी। अब यहाँ पे क्या आप जानते हैं करके छोटे छोटे आपको मतलब डेटा बताए गए हैं, ये याद रखिएगा। जैसे कि पौराणिक रोमन कहानियों में सोल सूर्य देवता को कहा जाता था। सौर शब्द का अर्थ है सूर्य से संबंधित, इसलिए सौर मंडल सूर्य के परिवार को सौर मंडल सोलर सिस्टम कहते हैं। सौर शब्द का उपयोग करते हुए अधिक शब्दों को लिखित बच्चों कमेंट में जरूर लिखिएगा। शब्द की उत्पत्ति। अब हम देखते हैं कि शब्द की उत्पत्ति कैसे होती है। किसी भी शब्द का उत्पत्ति जानना हमें बहुत इंटरेस्टिंग होगा। ऐसे बहुत से शब्द हैं जिनका उपयोग हम एक ही भाषा में करते हैं, अक्सर वे दूसरी भाषाओं के भी शब्द होते हैं। हम सभी जानते हैं कि हम नॉर्मल डेली लाइफ में हिंदी यूज करते हैं, मगर उस हिंदी मतलब लैंग्वेज में हम सब कभी बहुत वर्ड्स अंग्रेजी के भी यूज कर लिया करते हैं बच्चों। वही बताया गया है यहाँ पे। जैसे कि जियोग्राफी एक अंग्रेजी शब्द है, मगर यह ग्रीक भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ है पृथ्वी का विवरण। आपसे पूछा जा सकता है कि जियोग्राफी किस भाषा से लिया गया है, तो यू वाल आंसर ग्रीक भाषा, और इसका अर्थ क्या है, पृथ्वी का विवरण। यह दो ग्रीक शब्दों से बने होते हैं। जी शब्द का अर्थ है पृथ्वी और ग्राफिया शब्द का अर्थ है लिखना। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जियोग्राफी शब्द किन दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। जी जिसका अर्थ है पृथ्वी और ग्राफिया जिसका अर्थ है लिखना, मतलब पृथ्वी के बारे में लिखो। अब यहाँ पे कुछ कुछ वर्ड्स के बनाने और उनका अर्थ भी बताया गया है। जैसे कि जियोलॉजी पृथ्वी का अध्ययन, जियोमेट्री पृथ्वी का मापन, जियोइड्स पृथ्वी के आकार के अनुरूप। ये रिक्त स्थानों की पूर्ति करो मतलब खाली स्थान में आ जा सकता है, या मैचिंग द कॉलम में भी आ सकता है बच्चों। ये इंफॉर्मेशन याद करने वाली चीज है और समझने वाली ज्यादा चीज है, तो समझ के रखिएगा। क्या आप जानते हैं, अब बताइएगा बच्चों कमेंट में, क्या आप जानते हैं रात में आसमान को देखकर मनुष्य हमेशा से मोहित हुआ है। खगोलीय पिंडों एवं उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वालों को क्या कहते हैं बच्चों, खगोल शास्त्री कहते हैं। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोलविद थे। क्वेश्चन में पूछा जा सकता है प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोलविद शास्त्री खगोल शास्त्री कौन थे, तो आप आंसर करेंगे आर्यभट्ट। उन्होंने कहा था, क्या कहा था बच्चों आर्यभट्ट ने, सभी ग्रह चंद्रमा परावर्तित सूर्य प्रकाश के कारण ही प्रकाशित होते हैं। इनका कहने का अर्थ है कि हमारे जो सौर मंडल में ग्रह हैं वो सभी ग्रह परावर्तित सूर्य प्रकाश के कारण ही चमकते हैं, मतलब सूर्य प्रकाश जो हमारे यहाँ पड़ रही है उसके कारण ही हमारे सौर मंडल के अन्य ग्रह भी चमकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी, सूर्य से दूरी के अनुसार पृथ्वी तीसरा ग्रह है। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है बच्चों कि सूर्य से दूरी के अनुसार पृथ्वी का स्थान क्या है, तो आप बताएंगे सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरे स्थान पर है। आकार में पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। सबसे बड़ा ग्रह तो बृहस्पति है और पांचवा सबसे बड़ा ग्रह हमारी पृथ्वी है। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, मतलब ध्रुवों के पास ये फ्लैट हो जाती है, और यही कारण है कि इसके आकार को भू आव कहते हैं। भू आव का अर्थ क्या है बच्चों, पृथ्वी के समान का आकार। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती है। पृथ्वी न तो अधिक गर्म है न ही अधिक ठंडी। यहाँ पानी एवं वायु
उपस्थित है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे ऑक्सीजन मौजूद है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौर मंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। आपसे 3 मार्क्स 2 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि पृथ्वी सौर मंडल का सबसे अद्भुत ग्रह कैसे है, तो आप ये पूरा लिख के लाएंगे, आपको पूर्ण मार्क्स दिया जाएगा। और यहाँ पे ये भी बताइएगा कि अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग का दिखाई देता है क्योंकि इसके 2/3 सतह पे पानी है और पानी हमारे जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहते हैं क्योंकि इसे अंतरिक्ष से देखने पर नीले रंग की दिखाई देती है। और एक ध्यान दीजिए बच्चों, क्या आप जानते हैं, अब बताइएगा कमेंट में कि आप जानते हैं प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। इस गति के बावजूद सोचिए हमारी पृथ्वी हमारी सूर्य हमारे पृथ्वी से कितनी दूर है कि प्रकाश को भी हमारे पृथ्वी तक पहुंचने में, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट लग जाता है। वैसे यहाँ पे 8 मिनट पूरा डेटा नहीं है मेंशन, 8 मिनट 20 सेकंड होना चाहिए। तो आप यहाँ पे आंसर कीजिएगा 8 मिनट 20 सेकंड बच्चों। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितने समय लगते हैं, आप आंसर क्या करेंगे बच्चों, 8 मिनट 20 सेकंड। एक और रोचक तथ्य है, इसे भी बहुत इंपॉर्टेंस दीजिएगा, एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई 1969 को चंद्रमा के सतह पर सबसे पहले कदम रखा था। कौन कदम रखा था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ये अमेरिकी नागरिक थे। आगे बढ़ते हैं बच्चों, चंद्रमा। हमारी पृथ्वी के पास केवल एक ही उपग्रह है, वह है क्या? चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास से कितना है बच्चों? 1/4। मतलब चंद्रमा के व्यास को 4 गुना करेंगे तो हमारे पृथ्वी का व्यास निकल कर आएगा। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नजदीक है। चंद्रमा ना बच्चों हमारी पृथ्वी के अन्य खगोलीय पिंडों से ना नजदीक है। यह हमसे लगभग कितने दूर है बच्चों? लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। अब आप पृथ्वी से सूर्य और चंद्रमा की दूरियों की तुलना करें। आप इन दूरियों को तुलना करके कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको क्या समझ में आती है बच्चों। उपग्रह, उपग्रह के बारे में यहाँ बताया गया है। उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाती है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। देख सकते हैं बच्चों कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले क्या है? ग्रह। और ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाने वाला क्या है? उपग्रह। मानव निर्मित उपग्रह भी है। यह एक कृत्रिम पिंड है। यह वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया है जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने और पृथ्वी पर संचार माध्यम जो हम टेलीकास्ट करते हैं और टीवी वगैरह, रेडियो वगैरह और मोबाइल फोन का सिग्नल, इंटरनेट सब यूज करते हैं, ये संचार माध्यम कृत्रिम उपग्रह के द्वारा ही संभव है। इसे रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है बच्चों और पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है ताकि ये पृथ्वी की उपग्रह के रूप में, कृत्रिम उपग्रह के रूप में पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाए और हमें संचार माध्यम में कोई प्रॉब्लम ना आए। अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह है और आपसे ये क्वेश्चन में पूछा भी जा सकता है कि अंतरिक्ष में उपस्थित जो भारतीय उपग्रह है उनका नाम लिखिए, तो यू विल आंसर इनसेट, IRS, एडुसेट इत्यादि। आगे बढ़े बच्चों, देखिए यहाँ बताया भी गया है कि अंतरिक्ष में कैसे हमारा रॉकेट जाता है, फिर रॉकेट अपने उस उपग्रह को कक्षा पे स्थापित कर देता है। देख सकते हैं यहाँ कृत्रिम उपग्रह का भी पिक्चर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं,
चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिनों में पूरा करती है। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने समय में लगाती है, तो यू विल आंसर 27 दिन। लगभग इतने ही समय में अपने अक्ष पर पृथ्वी अपना अक्ष पर एक चक्कर घूम जाती है बच्चों। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन बन के आता है कि बताइए पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग क्यों दिखाई देता है। तो आप आंसर क्या करेंगे बच्चों, ये पूरा पैरा आंसर करेंगे, ठीक है। चंद्रमा की परिस्थितियां जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान और गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया को देखा जा सकता है। किस दिन देखा जा सकता है बच्चों, पूर्णिमा के दिन देखा जा सकता है। और यहाँ पे बताया भी गया है कि चंद्रमा की परिस्थितियां जो है हमारे जीवन जीने के लिए अनुकूल नहीं है, क्योंकि वहां पे ना ही ऑक्सीजन है ना ही वाटर है। क्षुद्र ग्रह, अब क्षुद्र ग्रह के बारे में पढ़ते हैं बच्चों। तारों, ग्रहों, उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। जैसे कि बताया गया था बच्चों, मंगल और बृहस्पति के ग्रहों के कक्षाओं के बीच पाया जाता है। देखिए ये है मंगल और यह बृहस्पति, इनकी कक्षाओं के बीच क्षुद्र ग्रह पट्टी दिखाई गई है। तो आगे बढ़ते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह ग्रहों के ही भाग होते हैं जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। उल्कापिंड, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के चार छोटे छोटे टुकड़ों को उल्कापिंड कहते हैं। आपसे देखिए क्षुद्र ग्रह और उल्कापिंड में ज्यादा बड़ा अंतर नहीं है, आपसे इसके अंतर भी पूछे जा सकते हैं। देखिए बच्चों, ये सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगाते हैं क्षुद्र ग्रह, ये पिंड होते हैं बड़े आकार वाले, और उल्कापिंड जो है पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, इसे उल्कापिंड कहते हैं। तो मेजर डिफरेंस सबसे पहले यहीं पे आके खत्म होती है। और आगे बढ़ते हैं। कभी कभी ये उल्कापिंड पृथ्वी के इतने नजदीक आ जाते हैं कि इनकी प्रकृति पृथ्वी पर गिरने की होती है। कभी कभी ना उल्कापिंड ना पृथ्वी के बहुत नजदीक आ जाती है, जिसके कारण इसकी गुरुत्वाकर्षण, पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति इन उल्कापिंडों को अपनी ओर आकर्षित करती है। और इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण इसके बाद जब ये उल्कापिंड हमारी पृथ्वी की ओर अट्रैक्ट होती है, तो ये वायु के साथ घर्षण होने के कारण गर्म हो जाती है और जल जाती है। फलस्वरूप चमकदार प्रकाश भी उत्पन्न होता है बच्चों। कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह जले बिना ही पृथ्वी पर गिर जाती है, जिससे धरातल पर गड्ढे हो जाते हैं। आप बताइए हमारी पृथ्वी पर अभी कहाँ पे कोई उल्कापिंड गिरा है और वहां पे गड्ढा हुआ है, कमेंट में बताइएगा बच्चों। क्या आपने तारों वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफेद पट्टी की तरफ एक चमकदार रास्ते को देखा है? यह लाखों तारों का समूह है। यह पट्टी क्या कहलाती है? आकाश गंगा, मिल्की वे। हमारे सौर मंडल इसी आकाश गंगा का भाग है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है बच्चों कि हमारा सौर मंडल किसका भाग है? आप क्या आंसर करेंगे? आकाश गंगा, आकाश गंगा का भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की बहती नदी के रूप में की गई थी। इस प्रकार इसका नाम आकाश गंगा पड़ा था। आकाश गंगा करोड़ों तारों, बादलों और गैसों की प्रणाली है। इस प्रकार की लाखों आकाश गंगाएं ब्रह्मांड का निर्माण करती है। हम सब नहीं जानते हैं बच्चों कि ब्रह्मांड में कितने आकाश गंगाएं हमारे अलावा एग्जिस्ट करती हैं। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। वैज्ञानिक अभी तक इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करने में लगे हैं।
इसके आकार के संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं है बच्चों, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम सभी इसी ब्रह्मांड का हिस्सा है। हम केवल इतना ही जानते हैं कि हम सभी इस ब्रह्मांड का हिस्सा है, मगर इसके आकार का अंदाजा करना बहुत ही मुश्किल है। आप देख सकते हैं कि यहाँ हम सभी हैं, फिर हम सभी कहाँ है? पृथ्वी में। और पृथ्वी कहाँ है? सौर मंडल में। और सौर मंडल कहाँ है? आकाश गंगा में। और आकाश गंगा भी कहाँ है? ब्रह्मांड में। मतलब एक 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 न एक किसी न किसी का भाग है। क्या आप ब्रह्मांड के साथ अपना संबंध बता सकते हैं? देखिए बताया गया है यहाँ पे, आप पृथ्वी पर है, ठीक है, हम पृथ्वी पर है और पृथ्वी सौर मंडल का भाग है। और हमारा सौर मंडल किसका भाग है बच्चों? आकाश गंगा मिल्की वे का भाग है। और ये मिल्की वे ब्रह्मांड का हिस्सा है। ब्रह्मांड से जुड़े अन्य तथ्य विचार कीजिएगा कमेंट में। इनमें लाखों आकाश गंगाएं मौजूद है। इस चित्र में आपका स्थान कहाँ है बच्चों? यहाँ पे है, पृथ्वी के अंदर। अंदर नहीं, मतलब पृथ्वी पे। ठीक है, तो आप अभी चैप्टर फिनिश किए हैं और इसके रिगार्डिंग जो क्वेश्चंस एनसीईआरटी में गिवन है, उन क्वेश्चंस को एक बार खुद से कीजिए कि चैप्टर कितनी समझ में आए। उसके बाद नेक्स्ट सेशन में इसके सारे क्वेश्चंस आंसर करूंगी और इसके अलावा भी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है वो डिस्कस किया जाएगा। थैंक यू फॉर मोर। और बच्चों सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। Thanks students. Subscribe for more and study NCERT. Thank you.